नमस्कार, लाइव टाइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि और मेरे साथ में मौजूद हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह जी। तो धर्मेंद्र सिंह जी, आज का विषय पूरी विश्व का विषय इस वक्त बना हुआ है। इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है लेबनान पर, वहां पर जो लड़ाके हैं हिजबुल्लाह के, वहाँ पर बमबारी हो रही है, वहाँ पर मिसाइल दागे जा रही है, लेकिन उसकी धमक जो है वो भारत में सुनाई दे रही है। कई ऐसे संगठन हैं, मुस्लिम संगठन, शिया मुस्लिम संगठन है, जिन्होंने 7 दिन के शोक की घोषणा की है और ये जो इजराइल हमले कर रहा है इसको लेकर इजराइल को खूब खरी खोटी भी सुना रहे हैं। और तो और राजनीतिक जो दल हैं वो भी इससे अछूते नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती अपनी रैली कैंसिल कर दी उन्होंने। इसके बाद उमर अब्दुल्ला की बात करें, वो कहते हैं भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा क्यों? भारत में विरोध क्यों हो रहा है? भारत में समर्थन क्यों हो रहा है हिजबुल्लाह का? देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, आपको पता है कल ही चुनाव है और 40 सीट पे चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 24 जो है जम्मू रीजन में है और करीब 16 जो कश्मीर रीजन में। मेन जो है चुनाव के वक्त ये मामला आया है और ये कोशिश है कि इसको राजनीतिक फ़ायदा लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे पीडीपी जो अकेले लड़ रही है, कांग्रेस एनसी का गठबंधन है और कहीं लगता है पीडीपी कि हम पीछे ना छूट जाए, तो इस मुद्दे को पकड़ ली है और इसके बाद जो है उसके समर्थन में जो बोल रही है और जो है नेतानू के को आतंकी बोला है। उसके बाद जो है उसने अपना रैली स्थगित कर दिया है। उसके बाद जब देखिए पीडीपी जब उतर गई है तो एनसी को लगता है कहीं इस मामले में हम पीछे ना छूट जाए, तो वो भी समर्थन में आ गई, जो है समर्थन में आ गई है। हाँ। तो ये सारा मामला है और आपको पता ही है कि बेसिकली 3-4 रीजन इसके। पहले रीजन तो ये है कि इससे चुनाव का फायदा मिल सकता है, मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश है, क्योंकि एक तरह से आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह हो गया, हमास हुआ, इसमें एक तरह से सिंपैथी है, तो उस वर्ग को संबोधित करना चाहती है कि जिसका कहीं ना कहीं इसका लगाव है और इसका फायदा जो है जम्मू कश्मीर में मिल सके। चौथी बात है कि आपका भारत अभी तक जो है हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया, लेकिन भारत का स्टैंड रहा है कि आतंक के खिलाफ, चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो, तो आतंक के खिलाफ है। जैसे इजराइल के समर्थन में, ऐसे लेबनान के समर्थन में नहीं है, हिजबुल्लाह और उसके लड़ाकों के समर्थन में भारत नहीं है कम से कम। अब आतंकी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन संगठन को घोषित नहीं किया, लेकिन भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है आतंक पे। आतंकी घटना, चूंकि भारत जो है खुद इसका जो है एक तरह से भुक्तभोगी है, तो वो पता है कि आतंकी संगठन और आतंक से जुड़े हुए लोगों को हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। भारत का एक राजनीतिक स्टैंड है या इंटरनेशनल जो भी स्टैंड है, लेकिन आतंक पे जो है किसी तरह का जो है हमदर्दी नहीं है। अच्छा, महबूबा मुफ्ती ये क्यों कहती हैं कि पहले फिलिस्तीन जो था उसको समर्थन रहता था भारत का, लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उसके बाद इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, ड्रोन पहुंचा रहे हैं? ये तो आरोप हो गया ना, सीधा सीधा आरोप है। फिलिस्तीन से अभी भी समर्थन भारत का रहता है, लेकिन हमास को लेकर जो है वहाँ पे दो राय है, क्योंकि फिलिस्तीन से एक जो है संबंध है, कभी अभी मिले भी थे, यूएन गए थे, तो एक तरह बातचीत भी हुई, हमदर्दी भी हुई है, कोशिश भी की गई कि वहाँ पे शांति वार्ता हो, लेकिन आतंकी संगठन से जो है डिप्लोमेटिक ढंग से है भारत उसके खिलाफ रहा है। किसी तरह से किसी आतंकी संगठन के खिलाफ भारत उतरा नहीं है। एक तरह से जो है जो आतंकी संगठन, आतंकी लोग होते हैं, क्योंकि भारत भुक्तभोगी है और करीब करीब आपको पता है 75 से 76 साल जो है आतंक का दंश भारत झेल रहा है। तो भारत किसी भी स्थिति में आतंकी संगठन, आतंकी आकाओं को समर्थन नहीं कर सकता है जी। लेकिन शोक मनाना और विरोध करना, इजराइल का विरोध करना, ये क्या बता रहा है? देखिए, भारत एक क्यों इतना सपोर्ट है? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे जो एक तरह से चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में फायदा लिया जा रहा है और एक तरफ से जिस तरह से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की पार्टी जो उतर के आई है, उसमें बीजेपी लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, देखिए दूसरी पार्टी नहीं बोल रही है, जबकि कांग्रेस का एनसी से गठबंधन है, इस पर कुछ खुल के नहीं बोल रही है। तो वहाँ पे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में खास करके पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड जो है अलग रहा है। आपको पता ही है कि 370 जब ख़त्म किया गया था तो बोला गया था कि जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। उसके बाद अभी आप पीडीपी के घोषणा पत्र में देखें तो वहाँ जो है पाकिस्तान से बात करने की बात की जा रही है, 370 ख़त्म करने की बात की जा रही है, बिजनेस की बात की जा रही है, तो और इवन की
एनसी जो उस ढंग से नहीं आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी स्टेटहुड की बात है। स्टेटहुड की मांग सब पार्टी कर रहा है, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। तो एक ढंग से जो है कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो पीडीपी जो है लगातार एक तरह से उसका स्टैंड उस ढंग से रहा है। इसीलिए बीजेपी जब 2014 में विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनी थी तो बीजेपी अनकंफर्टेबल हो गई थी। और उसके अच्छा, मैं थोड़ा सा इस एंगल को समझना चाह रही हूँ जिसमें सपोर्ट जो है वो किया जा रहा है हिजबुल्लाह और उसके लड़ाकों को। ये सपोर्ट का बेस क्या है? क्या केवल धर्म इसका सपोर्ट का बेस जो है वो है? क्या आखिर वजह क्या है? देखिए, बहुत मुस्लिम कंट्रियों का मानना है कि जो फिलिस्तीन में हो रहा है, लेबनान में हो रहा है, तो वहाँ पे मुस्लिम कंट्रियों का जो है समर्थन रहता है एक तरह से। अच्छा। तो वहाँ से जुड़े हुए जो मुस्लिम लोग हैं, एक सिंपैथी रहती है। कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ पे जो है इस ढंग से किया जा रहा है, तो एक सिंपैथी रहती है। वो हो सकता है धर्म का मामला हो या जो भी मामला हो, तो एक सिंपैथी उभर जाती है। लेकिन इस सिंपैथी को जो है उबाल लाने के लिए काल के पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती है। जैसे महबूबा मुफ्ती, हमको लगता है महबूबा मुफ्ती को लग रहा है इस बार जो हम कहीं पे पिछड़ ना जाएं, तो इस मुद्दे को सही ढंग पे पकड़ी है। इस ढंग यानी कि इस मुद्दे को उठा के चुनावी फायदा सिर्फ उठाया गया। चुनावी फायदा है, चूंकि कहीं ना कहीं सिंपैथी है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, करीब आपको पता ही है 16 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है लास्ट मोमेंट में कुछ फायदा हो जाए, तो वो कोशिश हो रही है वहाँ पे। कितना बेनिफिट जो है वो होता नजर आ रहा है? ये तो बेनिफिट क्या, क्योंकि अब तो लास्ट फेज रह गया है, अब तो आखिरी चरण है और आज तो अंतिम दिन है। बेनिफिट तो क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे जो चुनाव जो हो रहे हैं, पाकिस्तान का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, आतंकवाद का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, इसके बाद जो है आपका स्टेटहुड का मुद्दा है। और इस बार सारी पॉलिटिकल पार्टी जो पहले पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की बात करती थी, अब जो है वहाँ पे रेवड़ी राजनीति भी आई है। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उन वर्गों को खुश करना चाह रही है जो वर्ग से वोट आ सकता, गरीब, चाहे वो पैसे देने की बात हो, सिलेंडर देने की बात हो, बिजली फ्री करने की बात हो, नौकरी देने की बात हो। उनको लगता है कि देश बदल गया है, और चूंकि दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कोशिश की गई है जो रेवड़ी की राजनीति। बीजेपी एक भरोसा बनाने की कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर में, लेकिन महबूबा मुफ्ती के वो बयान, महबूबा मुफ्ती का वो विरोध, महबूबा मुफ्ती का वो गुस्सा बीजेपी को लेकर, जिसमें वो कहती हैं कि सपोर्ट नहीं है फिलिस्तीन को जैसे पहले होता था, ड्रोन जो हैं वो बल्कि दिए जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो है जम्मू कश्मीर की जनता को क्या बीजेपी के कहीं ना कहीं विरोध में लाके खड़ा कर? भारत आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन आपको पता है चूंकि पूरे जो है यूनिवर्सल मतलब विश्व में इस तरह के व्यापार हो रहे हैं, और खास करके आपका डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो डिफेंस एक्सपोर्ट में ये देखा जाता है कि मेरा बिजनेस कहाँ चल रहा है। वो आपका जो रशिया से भी सामान आ रहा है, अमेरिका से भी सामान आ रहा है, तो जहाँ से आपको लगता है कि ये सामान मेरे लिए देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है, तो वो देश लेता है। तो मान लीजिए आप एक्सपोर्टर हैं और आप कोई देश लेना चाहता है तो आप दे सकते हैं। जैसे अमेरिका का स्टैंड रहता है, जैसे अमेरिका का इस पे कुछ खोल के नहीं बोला है कि आरोप लग रहा है, लेकिन भारत ऐसा नहीं बोला कि हम उसको दे रहे हैं। लेकिन चूंकि ओपन मार्केट है पूरा, आपको लिबरलाइजेशन होने के बाद एक ग्लोबल विलेज दुनिया में बन गया है, सारा चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे जो अनाज हो, तो फिर हथियार का भी हो रहा है। हथियार में भी जिस कंट्री को आपको लेना है, कल मान लीजिए बांग्लादेश को जरूरत पड़ता है इंडिया से हमको ये हथियार चाहिए, तो इंडिया दे सकता है, चूंकि वहाँ बिजनेस इंटरेस्ट है। और मान लीजिए कल दूसरे कंट्री से भी होता है, तो इस तरह के व्यापार चल रहे हैं और पूरी दुनिया में चल रही है। तो डिपेंड करता है, कुछ मान लीजिए कुछ देशों से दुश्मनी है रशिया और अमेरिका का, तो हो सकता है वहाँ पे व्यापार नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ दोस्ती है, जहाँ पे से आपका दोस्ताना संबंध है, जहाँ पे आपका व्यापारिक रिश्ते हैं, वहाँ पे हर कंट्री जो है आपका एक्सपोर्ट करता है। अच्छा नेतन्याहू इस तरह से अगर हमले के ऑर्डर्स देते रहे, लगातार ये हमले के ऑर्डर्स देते रहे, उधर से लड़ाके जो हैं हिजबुल्लाह के वो भी पूरी तरह से तैयार हैं, कितना असर और आने वाले वक्त में पड़ सकता है? और पूरे ओवरऑल विश्व की हम बात करें, देखिए आप लगातार जो है इजराइल को बोला जा रहा है शांति के लिए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। जो उस पर जितने बड़े अटैक हुए थे, करीब 1400 लोगों की मौत हुई थी करीब, उसके बाद वो जिद्दी किस्म का देश है और वो लगातार लड़ता रहा है। लेकिन जिद्दी भी है, या फिर ये कह लीजिए कि उनके पास जो हथियार हैं वो अत्याधुनिक हैं, थोड़ा इस एंगल से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसे ये मालूम है कि हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे, या कोई भी अगर ऐसा रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी 3 बार हो चुका है, मात दी गई हिजबुल्लाह के लड़ाकों को, हिजबुल्लाह को, और फिर ढंग का कंट्री है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे नागरिक को मारा है तो मैं इसका बदला लूंगा और इसको खत्म करके रहूंगा। तो उसको चूंकि हमास को समर्थन है कुछ कंट्री का, कुछ आतंकवादी संगठन का, तो वो आपका जो है हिजबुल्लाह वो भी जो हमले करते हैं, तो कहीं ना कहीं
कहीं लग रहा है कि इसको भी जो ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक तरह से जिस ढंग से ईरान का इन्वॉल्वमेंट है और दूसरी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है, तो चूँकि उस आर पार की लड़ाई लड़ रहा है, तो आर पार की लड़ाई सब अपने कंट्री का सबका स्टैंड होता है। जैसे आपका इंडिया का स्टैंड है, जैसे आपका इजराइल का स्टैंड है, जैसे आपका रशिया का स्टैंड है, जैसे अमेरिका का स्टैंड है, तो इजराइल का भी एक स्टैंड है। तो वो उस स्टैंड पे ले रहा है, उसको अपने रणनीति, अपने जो है नफा नुकसान को देखते हुए फैसला ले रहा है। उसको काफ़ी देशों, खास करके काफ़ी देशों ने आग्रह किया है कि आप युद्ध खत्म करें, लेकिन युद्ध खत्म कर दी रहा है। इवन अमेरिका ने कई बार बोला है, मैंने वो अमेरिका का समर्थन रहता है, लेकिन अमेरिका भी एक दिखावे रूप में कई बार शांति की बात किया है, लेकिन इजराइल मानने के लिए तैयार है नहीं। अच्छा, ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर वो आए तो फिर एक, हालांकि ये थोड़ा सा अलग एंगल है, हम उसका नहीं जाए, हम इसका देखें कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है। देखिए, आपको बता दें कि 96 के बाद किसी पार्टी को जो है बहुमत नहीं मिला, 96 के बाद। तो वो यह फ्रैक्चर मैंडेट होता है, इस बार फ्रैक्चर मैंडेट होगी, क्योंकि इस बार आपको पता है कि कोई भी पार्टी 90 सीट पे नहीं लड़ रही है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, ना पीडीपी लड़ रही है, ना क्योंकि शायद कहीं हद तक पता है कि बहुमत से तो आएंगे ही नहीं। हाँ, तो वही जोड़ तोड़ तो करना पड़ेगा। बीजेपी जब 62 सीट पे ही लड़ रही है, 28 सीट पे नहीं लड़ रही है, इवन 51-50 सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, 31-32 पे कांग्रेस लड़ रही है, पीडीपी भी ऐसे ही 62 और 65 के बीच लड़ रही है। तो देखिए, कोई पार्टी जो है उतना मजबूत जनाधार नहीं है कि अपने बलबूते पे कोई पार्टी लड़े। तो वहाँ पे आपको मैं बता रहा था 96 के बाद जो वहाँ पे किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो मुझे अभी भी इस बार भी लग रहा है कि वहाँ फ्रैक्चर मैंडेट होगा। अब देखना है कि इस जो है महबूबा मुफ्ती ने जो खेल किया है उसका फायदा होता है या नुकसान होता है, वो देखने वाली बात है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की जनता महबूबा मुफ्ती को किस तरह से देखती है, क्योंकि सरकार भी रही है इतने वक्त से, ये भी था कि हम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम करें, क्योंकि हम खुद जम्मू कश्मीर से हैं। तो ऐसे में ये एंगल, ये फैक्टर क्या वोटर्स के दिमाग पे जहनी तौर पे काम करेगा? ये तो कहना मुश्किल होता है, लेकिन एक आप मापदंड समझ सकते हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और पीडीपी को एक भी सीट नहीं मिली, तो वहाँ का मूड बदल गया है 70 के बाद, क्योंकि वहाँ पर आतंकवाद जो काफ़ी बहुत रुक गया है। एटलीस्ट जब आपको 2020 में 153 करीब आतंकी घटने होते थे, अब 41 हो गया, मतलब वो 25% हो गया है। वहाँ पे टूरिज्म बढ़ गया है, उसका विकास हो रहा है। और लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे अब जो है उमर अब्दुल्ला हार गए थे, महबूबा मुफ्ती हार गई थी लोकसभा, तो पब्लिक का मूड वहाँ बदल गया है। अब डिपेंड करता है कि इसमें इंडिपेंडेंट कितने बड़े प्लेयर होते हैं। इंडिपेंडेंट भी काफ़ी उम्मीदवार लड़ रहे हैं। अगर मेरी जानकारी के हिसाब 22 सीटें ऐसी है जहाँ इंडिपेंडेंट जो है। अच्छा, कल फाइनल फेज है, कल फाइनल फेज है। ऐसे कई सीट्स हैं जहाँ पर बीजेपी का जो वर्चस्व है वो बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी, और ये भी है कि उस पर नज़र भी है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको? नहीं, बीजेपी तो आपको बता दिया 62 सीट पे लड़ रही है, तो स्वाभाविक बहुमत तो मिलेगा नहीं। कल के फेज के लिए अगर हम स्पेशली बात करें, 30 सीट के नीचे ही हो सकती है। तो वहाँ पे आप पीडीपी कितना खेल बिगाड़ेगी नसरुल्लाह के लेके, इस पर डिपेंड करता है क्या मुस्लिम वोटरों को लुभाने में सक्सेस होती है कि नहीं होती है। क्योंकि हार्ड स्टैंड लेती है, तो हार्ड स्टैंड में अब उसका फायदा होता है कि नहीं होता, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी पार्टी को बहुमत मिलेगा और वहाँ पे निर्दलीय जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो इजराइल के और लेबनान के मुद्दे को भुनाने की कोशिश तो कर रही है महबूबा मुफ्ती, साथ ही उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं, एनसी भी कर रही है। लेकिन अब देखना ये है कि किसको कितना फायदा होगा जम्मू कश्मीर में। चूंकि अगर हम मतदान के संदर्भ में बात करें तो कल फाइनल फेज है, कल आखिरी चरण का मतदान है, 3 चरणों में मतदान हुए, कल फाइनल है। उसके बाद जनता जो मुद्दे पीडीपी एनसी लेकर गई है जनता के बीच, क्या उन्हें समझ पाती है, उनको जो बातें उनके लिए कही गई हैं, मैनिफेस्टो में कही गई हैं, उन्हें एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, और बीजेपी का स्टैंड जो ले रही है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए वो कितना काम करेगा, ये भी एक बात जो है, एक प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है। बहरहाल कल जो कि फाइनल है और इस पर तो हमारी नज़र रहेगी ही, आखिरी चरण का मतदान है, कल वोटिंग फाइनल है, इसका सितारा बिल्कुल और वो तो हाँ, वो तो काउंटिंग के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि जनता जो है ना वो हर तरफ से सोच रही है, पीडीपी के लिए भी सोच रही है, एनसी के लिए भी सोच रही है, और बीजेपी तो अपनी बातों को लेकर गई ही है। बहरहाल आज इस खास टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़े हैं और हम आपको फिर से यही कहना चाहेंगे, हम उम्मीद करते हैं ये टॉपिक, ये चर्चा आपको पसंद आई होगी, और आप अपने कोई सजेशन अगर हमें देना चाहते हैं, अपनी कोई बात हमें कहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी और अन्य मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में पहुंचें, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लाइव टाइम्स पर यूं ही बने रहिएगा। जय हिंद।